गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग मेहनती हैं और मेहनती नहीं है तो आपको हम मेहनती बना देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट आप लोगों को पिछला क्लास में एक मोटिवेशनल क्लास दिए थे हम, उस पर एक वीडियो बनाए थे 10 मिनट का, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड है, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। इस कोचिंग का जो यूट्यूब का जो चैनल का जो चैनल है उसका नाम है द्रोणाचार्य अकादमी उदय सर। मेरे YouTube चैनल का नाम है द्रोणाचार्य अकादमी उदय सर। उसको एक बार ज़रूर खोल के देखें। इसी चैनल पर मेरा टोटल वीडियोज़, मेरा ही नहीं, मेरे कोचिंग से जुड़े जितने भी सर हैं, चाहे इंग्लिश वाले अनुज सर हों और मैथ वाले राहुल सर हों और रीजनिंग वाले अग्रवाल सर हों, सबका वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। आपको ज़रूर देखें, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस उद्देश्य से बनाया है ताकि आपको घर बैठे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ पहुंचा सके, इस प्रकार से बनाए हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मत भूलें, ये कोचिंग के हित में है। अगर ऐसा करते हैं बेटा, आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित है कि बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आप जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं ज़रूर जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब कहने की बात नहीं है। तो चलें हम लोग आगे। आज एक टॉपिक शुरू करें हम। केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा जल। और आप लोग को लगता होगा कि जल तो साधारण चीज़ है, और आपको हम बता दें जल से जुड़ी हुई लगभग 20 से 30 क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपको स्पष्ट कर देंगे। एक मेरा पहले थ्योरी सुने, और थ्योरी सुनने के बाद टोटल क्वेश्चन को हम आपको रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि ये वीडियो आप ये देखे होंगे तो टोटल क्वेश्चन का जवाब आप घर बैठे दे सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलें हम लोग शुरू करें टॉपिक जल। और ये सबको पता है जल, आपको जल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर, ये सबको पता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर। तो सबसे पहले आपको जल को समझने के लिए आपको हम चाहते हैं कि बेहतर से समझें। आप इसको समझने के लिए आपको ये पहले बताएं कि ये अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। तो बड़ा ये जनरल वे में आप लोग तो नाम सुनेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ये सब नाम सुनोगे आप लोग, ये आप लोग जरूर सुने होंगे, उम्मीद करते हैं। तो बेटा ये जो देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व हैं। तत्व जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स, ये आप लोग वाकिफ हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। एलिमेंट्स बोलते हैं। और बेटा तत्व को हम लोग परमाणु भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तत्व को जितने भी तत्व हैं उसको परमाणु भी कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन तत्व भी है, हाइड्रोजन को परमाणु भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऑक्सीजन तत्व भी है, ऑक्सीजन परमाणु भी है। अब ध्यान देंगे, एक चीज़ और बता दें, तो ये परमाणु समझ गए आप कि जितने भी तत्व हैं वो सब आपको परमाणु कहलाएंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं एटम्स, ये आप जानते होंगे। जितने भी तत्व हैं उस सबको परमाणु कहेंगे। अब बात रहा अणु का। आपको हम क्लियर कर दें कि कई परमाणु को मिलाकर अणु बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल, बड़ा ये परमाणु क्लियर हो गया होगा। अभी बोल रहे हैं कि कई परमाणु को मिलाकर अणु बनता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर लिखते हैं H2, तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। H2 अगर H कहते हैं तो देखिए इसको परमाणु कहेंगे, ते भी परमाणु है। इसका मतलब कई परमाणु मिल गया, यहाँ पर 2 परमाणु मिल गया हाइड्रोजन का, तो ये बन गया हाइड्रोजन का अणु। देंगे अणु और परमाणु, एक क्लियर हो गया कि आपको कई परमाणु को मिलाने पर अणु बनता है। तो अणु परमाणु में अंतर समझ गए। एक बेटा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया है
कि अणु बड़ा कि परमाणु, तो ये स्पष्ट है। अगर गौर से देखे होंगे तब देखते हैं कई परमाणु को मिलाते हैं तब अणु बनता है। तो कई चीज़ को मिलाकर के बनाएंगे, जो अब मिलकर जो बनेगा वो बड़ा होगा। अब मिलकर बनता है अणु, तो निश्चित है कि अणु बड़ा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो ये इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत सारे मेरे जो बुद्धिजीवी प्रवृत्ति का स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि अणु में 2 अक्षर, अब परमाणु में 4 अक्षर, तो परमाणु को बड़ा बुझ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें कोई दो मत नहीं है। दा देंगे तो ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु बड़ा कि अणु, तो ये स्पष्ट है कि अणु बड़ा होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया आपका। तो अणु परमाणु समझ गए आप, इसमें कोई दो मत नहीं है कि परमाणु किसको कहेंगे, अणु किसको कहेंगे। एक चीज़ और क्लियर, ये बेटा इसलिए बोले हैं ताकि जल में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम ऐसा बता रहे हैं आपको। हम बेसिक चीज़ कि आपको जो कभी नहीं पढ़ाए की है वो भी इस वीडियो को देखें और समझें। तो सबसे पहले ये जो परमाणु की बात कहें तो बता दें बेटा, परमाणु का जो आकार होता है गोल होता है। परमाणु का आकार गोल होता है, ये जान जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और परमाणु का आकार गोल होता है। परमाणु के मध्य में एक नाभिक होती है, नाभिक जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। परमाणु के मध्य में एक नाभिक होते हैं, दा देंगे। और ये क्लियर हो गया, ये पूरा आकार हो गया परमाणु का। परमाणु का आकार गोल होता है। परमाणु के बीच में एक नाभिक होते ही नाभिक है आपका, दा देंगे। अब सोचिए, अब गोल है तो निश्चित है कि ये पूरे परमाणु का केंद्र होगा, और केंद्र से ये नाभिक, ये जो दूरी है नाभिक के परिधि की दूरी, तो ये दूरी को कहते हैं नाभिक की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक केंद्र से इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या, जिसका मान होता है बेटा आपका नाभिक की त्रिज्या। और नाभिक की त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁻ आपको 15 मीटर, नाभिक की त्रिज्या। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो हम लोग दावे के साथ कहेंगे 10⁻⁻15 मीटर। गौर से वीडियो को देखें, एक का क्वेश्चन याद होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये नाभिक की त्रिज्या हो गई 10⁻⁻15 मीटर। उसी तरह से ये तो बताइए आपका ये पूरे परमाणु का केंद्र था, और केंद्र से ये नाभिक के बीच की दूरी नाभिक की त्रिज्या कहलाई। और एक केंद्र से ये जो परमाणु है ये परमाणु की त्रिज्या हो जाएंगे। तो ये आपको साफ पता चलता होगा, ये पूरा तो परमाणु है, तो ये परमाणु की त्रिज्या हो जाएंगी। तो ये साफ पता चलता है कि नाभिक की त्रिज्या बड़ी है कि परमाणु की त्रिज्या। तो अगर वास्तव में आँख खोल के वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। और आपको बता दें, ये परमाणु की त्रिज्या होती हैं, ये परमाणु की जो त्रिज्या होती हैं उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। परमाणु की त्रिज्या होती हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं 10⁻⁻10 मीटर, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये परमाणु समझ गए, परमाणु का नाभिक समझ गए, परमाणु की त्रिज्या समझ गए, नाभिक की त्रिज्या समझ गए। और कहा जाता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये सब लोग आप लोग वाकिफ होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ का नाम सुनोगे। ये कहलाते हैं पदार्थ के मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पदार्थ के या परमाणु के मौलिक कण कहे जाते हैं। और मौलिक कण हम उसको कहते हैं जिसका विभाजन आगे नहीं हो, जो कई खंडों में विभाजित नहीं हो। तो इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा कण दा देंगे जिसका विभाजन नहीं हो, दा देंगे वो कहलाता है मौलिक कण। तो मौलिक कण के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शॉर्ट में लिखे हैं, समझिएगा सब लोग।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के मौलिक कण, जो कि आपको परमाणु भी एक पदार्थ है जो कि परमाणु के अंदर होते हैं। अब बता रहे हैं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है परमाणु के अंदर। तो आपको बता दें बेटा कि ये सबको पता है कि ये परमाणु का नाभिक है, अभी बताए थे यहाँ पर, याद कीजिएगा। तो नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन और नाभिक में कौन से मौलिक कण स्थित होते हैं, तो हमको बोलना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात रहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बता दिए सर आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो बेटा ये भी बताएंगे, अब चिंता मत करो जो सोच रहे हो। ये नाभिक के चारों ओर आपको कई ऑर्बिट बने होते हैं, ऐसा कक्षा, इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहती है। तो यहाँ पर दो चीज़, अगर बेटा पूछे कि आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो हम बोलेंगे परमाणु के नाभिक में। अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो हम कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षा बना हुआ, ऑर्बिट बना हुआ है, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, यानी रोटेट करते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पोजीशन आपको एटम्स में यानी परमाणु में कहाँ है, ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक चीज़ और बता दें बेटा, आपको ये बताना जरूरी हमको है, क्योंकि जल को समझाना है पूरी अच्छी तरह से, और समझा देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर करें। अब देखिए, जो ये तो परमाणु था, परमाणु का आकार गोल होता है, ये पहले बोल चुके हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये बेटा बता दें आपको कि आपको किसी भी परमाणु का परमाणु भार होता है, जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। तो किसी भी परमाणु का परमाणु भार होता है, वो एक होता है परमाणु भार, एक होता है परमाणु संख्या। एक होता है परमाणु भार, एक होता है परमाणु संख्या, ये आप लोग वाकिफ हैं। तो परमाणु भार बेटा, जिसको हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे एटॉमिक वेट, ध्यान देंगे, एटॉमिक वेट। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप, इसमें कोई लफड़ा नहीं। इसको एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास। तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक चीज़ है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। यहाँ परमाणु संख्या है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और बेटा बता दें आपको कि परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहें, परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, दोनों सेम चीज़ है। परमाणु संख्या कहिए, ये परमाणु संख्या है, या परमाणु क्रमांक कहिए, दोनों सेम चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो किसी परमाणु का परमाणु भार भी होता है, परमाणु संख्या भी होती है। तब प्रश्न उठता है कि परमाणु भार किसको कहेंगे और परमाणु संख्या किसको कहेंगे। तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आपको हम बता दें, अभी बोले थे बेटा आपको कि किसी परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट बना हुआ है, इस प्रकार का जो घर बना हुआ है, इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो पहले बता चुके हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कई की संख्या में पाई जाती हैं। तो आपको हम बता दें, किसी परमाणु के नाभिक में, माने इसमें, किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा और जितना न्यूट्रॉन पाया जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन पाया जाएगा और जितना न्यूट्रॉन पाया जाएगा, दोनों के संख्या को जोड़ेंगे, जो जोड़ के आएगा उस योगफल को ही कहेंगे उस परमाणु का परमाणु भार। तो बड़ा एक क्लियर हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, दोनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो एक फॉर्मूला भी डेवलप हो गया यहाँ पर कि परमाणु भार इक्वल टू
परमाणु भार इक्वल टू किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु भार इक्वल टू किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या प्लस उस नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोनों अगर मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में 5 गो प्रोटॉन है और 3 गो न्यूट्रॉन है, इसका मतलब हो गया कि उस परमाणु का जो परमाणु भार होगा 5 + 3 आपको 8 होगा, यानी 5 + 3 = 8 होगा। तो ये क्लियर है कि हम मान लिए कि इस परमाणु के नाभिक में 5 गो प्रोटॉन है, 3 गो न्यूट्रॉन है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस परमाणु का परमाणु भार क्या हुआ, तो अभी बेटा बताए थे कि परमाणु भार आपको नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो बेटा, प्रोटॉन के गो 5 गो, न्यूट्रॉन कितना 3 गो, तो 5 + 3 8। इसका मतलब हो गया कि इस परमाणु का परमाणु भार 8 हो गया। अब तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान देंगे। तो अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, हम बेटा आपको सोल्व कर देंगे। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, पाटे पाट उड़ा देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, याद रखिएगा। तो ये परमाणु भार समझ गए आप, इसमें कोई लफड़ा नहीं, परमाणु भार स्पष्ट हो गया सबको कि किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को, योगफल बेटा उसको कहते हैं जो जोड़ के आता है, कि योगफल को उस परमाणु का परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु भार समझ गए आप, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब बेटा बता दें, ऊपर तो परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए, दोनों सेम चीज़ है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान भी 8 कहेंगे, परमाणु भार भी कहेंगे 8। अब रहा परमाणु संख्या, तो आपको क्लियर कर दें, किसी परमाणु, परमाणु तो यह है किसी परमाणु के नाभिक के चारों, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चर्चा नहीं था परमाणु भार में, लेकिन परमाणु संख्या पढ़ा रहे हैं आपको हम। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ध्यान देंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहा जाता है। ये स्पष्ट हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कक्षा बनी हुई है, ऑर्बिट बनी हुई है, इस ऑर्बिट के चारों ओर जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ध्यान देंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहा जाता है। यह स्पष्ट हो गया कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या कहेंगे। तो परमाणु संख्या बराबर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाएंगे वही आपका कहलाएगा परमाणु संख्या। तो एक चीज और, ये तो समझ गए बेटा आप लोग, एक चीज और क्लियर कर दें आपको हम, एक एक बात को सुनना है, सब आपको कामयाबी दिलाने में मदद करेंगी, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आपको एक चीज और कर दें, एक परमाणु की विशेषता है या क्वालिटी है उसका, आपको ध्यान देंगे, या प्रॉपर्टीज कह लीजिए आप, कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये जान जाइए, आपको ये फिक्स है, ध्यान देंगे कि किसी परमाणु में या किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हमको पता है कि ये परमाणु के अंदर 5 गो प्रोटॉन है, तो निश्चित है कि इसके नाभिक के चारों ओर 5 ही गो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। यानी किसी परमाणु के अंदर डालेंगे जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है। अगर दोनों में से किसी एक की संख्या हमको मालूम हो जाती है तो एक की संख्या हम लोग बता सकते हैं, यदि हम जानते हैं कि दोनों की संख्या बराबर होती है तो ये जान जाइए, हम बता रहे हैं आपको और सही चीज़ बता रहे हैं आपको, धोखा नहीं देंगे आपको हम, कि ध्यान देंगे किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है। अब एक क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए आप कि किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें उस परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होती है। तो ये क्लियर हो गया। तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हैं कि दोनों की संख्या बराबर होती है।
तो ये परमाणु भार अपरमाणु संख्या आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप समझ गए, इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब देखिए, अब आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये समझिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास आपका फैसिलिटी है, डालेंगे, सुविधा है, तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब बेटा अब बता रहे हैं आपको जल के बारे में, अब समझ में आएगा आपको। ये जो पीछे चीज बताया है आपको, इसको समझाने के लिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले ये बता दें, एक क्वेश्चन पूछता है आपका जल से कि जल क्या है। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार एग्जाम में आया होगा कि वायु होता है, ऑप्शन में रहता है तत्व यौगिक मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग बार बार मारे हैं कि ये मिश्रण होता है वायु। ठीक उसी प्रकार से जल पूछेगा कि जल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जल एक यौगिक होता है, कंपाउंड। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन गया कि जल क्या होता है, तो जल कहेंगे कि यौगिक होता है। जल क्या होता है? यौगिक, जिसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। अब एक प्रश्न उठता है, तो कॉमन चीज़ है, बेसिक पढ़े होंगे आप नीचे क्लास में, कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को या परमाणुओं को, तत्व या परमाणु एक चीज हो, पहले बोल चुके हैं आपको हम, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाती हैं और मिलाने के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं, उस नए पदार्थ को ही हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको ध्यान देंगे H2O कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे, यही जल का ये अणुसूत्र है। एक क्वेश्चन यहाँ ही बन गया कि जल का अणुसूत्र क्या होता है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2O, सब लोग जानते होंगे। जानेंगे जल का अणुसूत्र होता है H2O। जानेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो एक सूत्र ये भी बन गया क्वेश्चन। अब देखिए, जल जो है बेटा आपका क्या बोले थे, एक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना। अब निश्चित अनुपात क्या हुआ? जानेंगे, निश्चित अनुपात ये हुआ, किसको पढ़ते हैं कि ये तो हो गया जल का अणुसूत्र। तो जल के अणुसूत्र हुआ, तो इसमें कहेंगे कि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। यहाँ कुछ नहीं तो एक डालेंगे, यानी देखिए यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाने पर डालेंगे क्या बनता है? जल। अब जाने एक निश्चित अनुपात है, फिक्स है कि हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु रहेगा। अगर बेटा यहाँ 3 कर देंगे तो जल नहीं बन पाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा। डालेंगे तो ये निश्चित अनुपात है, फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 ही रहेगा। अगर हम करते हैं, ध्यान देंगे H3O2, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन एक निश्चित अनुपात नहीं है, क्योंकि निश्चित अनुपात वो कांस्टेंट हो गया 2:1 के रूप में, 2:1। इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। डालेंगे तो तब बनेगा जल। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये आपको यौगिक नहीं है। जानेंगे तो ये निश्चित है कि जल एक यौगिक है। यौगिक बनता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम बोलते हैं यौगिक। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जल क्या होता है, तो यौगिक कहेंगे। जानेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं, एक यौगिक। जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो हम बोलेंगे H2O। जानेंगे, अगर कोई पूछे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होता है, जानेंगे तो बहुत सा मेरे जो रट्टूमल है वो क्या मार देते हैं, कभी 1:1:8 मार देता है, कभी 2:1 मार देता है, अंदाजे मारता हो, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। दोनों आंसर सही है, लेकिन अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है उसके अनुसार दोनों अपने स्थान पर सही हैं। तो आप जो रट्टूमल हैं, जो रट के बेटा याद किए हो, रटे नहीं, समझ के याद करें, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हम करवा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जल में
देंगे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पाई जाती हैं, दोनों के परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा। तो ये क्लियर कर दें आपको। तो ये बेटा एक क्लियर है परमाणु भार। अभी बता है परमाणु भार क्या होता है। तो एक चीज बता दें, आपको याद रखना होगा, और एक चीज बता दें, किसी भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। अभी बताते हैं परमाणु संख्या परमाणु भार, जानेंगे दोनों में अंतर जानेंगे। तो किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या को उसके नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का ये हो गया परमाणु संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, बता चुके हैं पीछे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। उसी तरह से हाइड्रोजन का ये परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार। हाइड्रोजन का ये परमाणु द्रव्यमान हो गया, ध्यान देंगे। ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणु भार, हो गया परमाणु संख्या हाइड्रोजन का। हर एक परमाणु का परमाणु भार होता है और परमाणु संख्या होता है, ध्यान देंगे। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जल में पाए जाने वाले, जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन कौन से परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके परमाणु भारों का अनुपात ये है। जल में पाए जाने वाले, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है आपका कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, भारों का या परमाणु द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो रटना नहीं है, समझना आपको, हम समझा देते हैं। देखो बेटा आपको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक चीज है। आप देखिए अब H2O की बात है, तो H2O आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है, इसका परमाणु भार कितना, 1। तो यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार यदि 1 हो तो 2 परमाणु का भार 1 गुना 2 होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोग को। बेटा ये देख लो, अभी यहाँ पर लिखे हैं बेटा आपको कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार, ऊपर वाला परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1 होता है। तो जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 1 गुना 2। उसी तरह से ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना, 16। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना, 16। तो यहाँ तो एक ही परमाणु है, तो इसका हो गया 16। देखिए दोनों के भारों का अनुपात पूछ रहा था, किसका भार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जल में जो हाइड्रोजन पाई जाती है उसका भार हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। इसका अनुपात निकालना जानते हैं आप, जानेंगे, काट दिए आपको कितना, 2 8 16, या जो CBSE बोर्ड है 2 8 16 करेगा वो, जानेंगे। तो ये 16 हो गया, तो काट दिए बेटा, तो 1:8 आ गया। कितना आ गया, 1:8। तो ये क्लियर हो गया कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 होगा। अब तो हम तो ये समझते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ ही बताते हुए बताया है ताकि लफड़ा नहीं हो। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसलिए पीछे आपको हम बताए थे। तो जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा, 1:8। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो बड़ा, ये भारों का अनुपात हो गया। भारों का अनुपात कहे या द्रव्यमानों का अनुपात कहे या परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज है, तो दोनों का आंसर होगा 1:8। अब अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि जानेंगे कि आपको किसी नहीं बल्कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए अंतर है दोनों में, ये बात को समझिएगा। अब अगला जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात, यहाँ बेटा था परमाणु भार का अनुपात या परमाणु द्रव्यमान का अनुपात, गौर से समझने वाली बात है। यहाँ बता रहे हैं आपको कि जल में पाए जाने वाले क्वेश्चन राइज हो रहा है जल से, 4-5 को क्वेश्चन हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या होगा।
आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डाल देंगे जो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात, यहाँ देखिए आयतन निकालेंगे। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन के कितने, 1, तो 1 लिख देंगे। यही आपका आयतन का अनुपात हो जाएगा। जानेंगे इसमें आपको ये भी कह सकते हैं कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा, या जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सेम चीज, कितना परमाणु हाइड्रोजन का, 2, ऑक्सीजन का कितना, 1, यानी 2:1 जानेंगे। यानी स्पष्ट हो गया कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात 2:1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अंदाजे जो मारते हैं, ध्यान देंगे, टिक मारते हैं कि मेरा ठीक हो जाए, वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं और इसको अगर गौर से समझते हैं तो सदा के लिए आपका दुख दूर हो जाएगा। हमको पूरा उम्मीद है और मेरा उद्देश्य ही रहा है कि जान देंगे कि हम एलोपैथ नहीं खिलाते हैं, होम्योपैथ खिलाते हैं जो जड़ से कबाड़ दे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बता देंगे तो जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात 2:1 होगा, या इसको दूसरे रूप में कहें तो कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात भी वही हो जाएगा। जान देंगे यार क्या 2:1। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। देखें चलिए आपको ये पता होगा, जल की बात करते हैं तो आप एक क्वेश्चन पूछता है जल से भी कि वर्षा का जल जो होता है सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से शुद्ध जल होता है तालाब का पानी, वर्षा का पानी, नदी का पानी, महासागर का पानी। तो आप क्या मारेंगे, वर्षा का पानी डाल देंगे, वाटर ऑफ रिवर यानी वाटर ऑफ रेन डाल देंगे, वर्षा का पानी। तो एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि शुद्ध पानी, इनमें से शुद्ध पानी होता है तो क्या मारेंगे, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी रखेंगे। और जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक जानेंगे, या वेड कंडक्टर अंग्रेजी में कह सकते हैं आप। जानेंगे कंडक्टर मीन्स जानेंगे जल में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो, जल क्या किसी भी वस्तु, अगर कोई वस्तु हो उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो। अब बहुत सा को पता नहीं होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब क्या होता है, बेटा आपको क्लियर करेंगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक करंट जान देंगे, उसमें स्पष्ट हो जाता है। ऐसा हम बोल देते हैं जानेंगे विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का मतलब होता है आवेश का प्रवाह। अब ध्यान देंगे आवेश ही पता नहीं चलता कितना लोग को, जानेंगे क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेना नहीं है, हम खड़े हैं, डरना नहीं है आपको। एक का क्लास करो बेटा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे हम। कोई दिक्कत हो कमेंट्स करो, क्योंकि सामने तो हो नहीं तुम, डालेंगे आपको हम क्लियर कर देंगे घर बैठे बैठे। तो ये क्लियर है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन में कुछ चमत्कार हो। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बता रहे हैं बेटा आपको कि सर्वाधिक शुद्ध जल होता है तो वर्षा का जल। सर्वाधिक शुद्ध जल कौन होता है, वर्षा का जल। जो बेटा शुद्ध जल होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। अब देखिए हम लोग वहाँ पर थे, सुचालक और कुचालक। सुचालक वैसी विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक। विद्युत का सुचालक उसको कहेंगे जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, जानेंगे जिसमें करंट का फ्लो हो, जानेंगे वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रॉन का यानी आवेश का प्रवाह हो, उसको हम लोग कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे विद्युत का कुचालक। एग्जाम्पल बार बार बोलते हैं हम, जानेंगे कि अगर मान लिया जाए कि इधर से हम लोग लाइन दिए, इधर पकड़े आप और झनाक से मारा, तो समझिए कि ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब है कि ये विद्युत का सुचालक कि कुचालक, तो हम लोग जवाब होगा कि विद्युत का सुचालक होगा। जा देंगे तो विद्युत का सुचालक वैसी वस्तु कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो उसको कहते हैं विद्युत का कुचालक या आचालक।
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देंगे, ये दिमाग में रखेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो जल, देखिए जल तो बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भींगा हुआ में तो लाइन आ जाता हो, ठीक है, बिल्कुल कहना सही है बेटा आपका, लेकिन यहाँ शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल माने वर्षा का जल, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक की अचालक, तो हम लोग का जवाब होगा अचालक। अचालक को कुचालक भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का, जानेंगे ये विद्युत का अचालक या कुचालक होता है, या बैड कंडक्टर या कुचालक होता है। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। शुद्ध जल किसको कहते हैं? वर्षा के जल को, वर्षा के जल को शुद्ध जल कहा जाता है, ये जानते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। वर्षा के जल को शुद्ध जल, आपको बेटा क्लियर करें। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल उदासीन होता है। अब उदासीन क्या टर्म हुआ, जानेंगे इसमें एक क्या टर्म हुआ। आप पीएच मान पढ़ोगे, हालांकि पीएच मान डिटेल से पढ़ाएंगे आपको हम, पीएच मान जानेंगे, पढ़ोगे आप लोग, जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच मान पढ़ोगे बेटा, आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन, कहीं कहीं मिलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी, जानेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोनों चलता है, ध्यान देंगे। तो पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन। क्यों किया? आपको पीएच मान की खोज क्यों उन्होंने की, आपको बता दें कि कोई भी वस्तु अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, जाने इसका पता करने के लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया, स्केल बनाया, जानेंगे स्केल बनाया, और उस स्केल को कहा गया पीएच स्केल। अब पढ़े होंगे कि पीएच स्केल में जो मान लिखा होता है, आपको जानेंगे, आपको 14 तक, आपको पता होगा कि 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर के 14 तक ऐसा पैमाना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अदर 8 9 10। तो ये पीएच मान निकालने का एक पैमाना है, जिसको स्केल अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसे सब लोग जानते हैं, ध्यान देंगे कि जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, यानी ये 7 से कम वाला, इधर वाला अम्लीय होगा। जिस वस्तु कोई भी वस्तु हो, जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिस वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिस वस्तु का पीएच वैल्यू पूरे 7 होता है वो बेटा उदासीन होता है, उदासीन, न्यूट्रल। जानेंगे आपको वस्तु में 3 तरह के गुण, या तो वस्तु अम्लीय होंगी, या तो वस्तु क्षारीय होंगी, जानेंगे, या तो उदासीन होंगी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग का लार ध्यान देंगे, लार जो मुंह में पाया जाता है टायलिन नामक लार के रूप में, एंजाइम्स, लार का बेटा पीएच वैल्यू होता है 6.5। तो सोच के देखो 6.5 7 से कम है, तो 7 से कम वाला अम्लीय होगा। इसका मतलब लार किस प्रकृति की होंगी? अम्लीय या एसिडिटी नेचर में होंगी, तो लार अम्लीय होगा। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम हो, ध्यान देंगे, तो 7 से कम है वो पदार्थ अम्लीय होंगी, यानी पदार्थ के रूप में यहाँ लार लिए हैं, तो इसका पीएच वैल्यू 6.5 है, इसलिए ये अम्लीय होंगी। ठीक उसी प्रकार से अम्लीय समझ गए। आप जानते होंगे कि बेटा ये दूध का जो पीएच वैल्यू या खून का जो दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है जानते हैं आप लोग? दूध का पीएच वैल्यू जो होती है आपको 6.4 जानेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये भी आपको अम्लीय होंगी। आप ध्यान देंगे, आपको 7.5 रक्त का पढ़े होंगे, 7.4 तो ज़्यादा हो गया। समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4 होता है, यानी इससे ज़्यादा। इसका मतलब है कि 8.4 है, यानी 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा वाला क्या होगा? क्षारीय होगी। तो ये कौन सी वस्तु अम्लीय है, कौन सी वस्तु क्षारीय है, कौन सी वस्तु उदासीन है, इसका पता करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना बनाया। तो अब ध्यान देंगे, ऐसे हम लोग पाते होंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऐसे जनरल वे में जल पूछता है तो 7 कहते हैं हम लोग। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब ये उदासीन है, इसका मतलब है उदासीन है। ध्यान देंगे
तब ना इसमें आपको ये विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ध्यान देंगे तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान देंगे तो शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा के जल को शुद्ध जल कहते हैं। जल का अनुसूत्र H2O होता है। जल एक यौगिक है। ध्यान देंगे जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात आपका आयतन का अनुपात 2:1 होता है, जबकि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात 1:8 होता है, यानी 1:8 होता है। ये बड़ा सारा क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट में ये टॉपिक समाप्त करने के बाद टोटल क्वेश्चन को हम उजागर करेंगे, आपसे पूछेंगे और आशा करते हैं कि जो गौर से वीडियो को देखे होंगे ध्यान देंगे वो एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए ध्यान दें तो ये प्रकृति की होती है। एक चीज और बताएं आपको, हम एक चीज पढ़े होंगे कि ध्यान देंगे पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं वो 100% हुआ, ये सबको पता है। आपको बेटा बता दें कि इसमें से 97% जो जल है वो महासागर में पाई जाती है। 97% जल महासागर में पाई जाती हैं। जो शेष 3% जल बचा जो पीने योग्य है, जो हम लोग पीते हैं, शेष 3% जो जल है वो बेटा पीने योग्य है, जो हम लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सबको पता है। जानेंगे तो पृथ्वी पर कुल जो 100% जल हैं उसमें से 97% जल आपको महासागर में पाई जाती हैं, ओशन में पाई जाती हैं, और जो शेष 3% जो जल बचा वो पीने योग्य जल होता है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में। अब आपको हम क्लियर कर दें कि पृथ्वी, हाँ एक चीज और बता दें बेटा आपको हम कि पृथ्वी पर जितने भी जल पाए जाते हैं जानेंगे वो उसको 2 भाग में बांटा गया, एक कठोर जल, एक मृदु जल। पृथ्वी पर जो जल की मात्रा पाई जाती है सबको पता होगा, जानेंगे बेटा पृथ्वी पर जो जल पाई जाती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, यानी जल को 2 भाग में बांटा गया है। एक बेटा आपका होता है कठोर जल, कठोर जल जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर, जानेंगे हार्ड वाटर, कठोर जल। एक बेटा होता है आपका मृदु जल, कौन जल? मृदु जल, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। जानेंगे एक मृदु जल, एक कठोर जल, जल 2 प्रकार का। अब प्रश्न उठता है कठोर जल किसको कहेंगे और मृदु जल किसको कहेंगे? मृदु मतलब सॉफ्ट माने से मुलायम समझते हैं। मृदु को यहाँ मीठा जल भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मृदु जल को बेटा मीठा जल, जो हम लोग पीने योग्य पानी होती हैं जनरली हम लोग समझते हैं मीठा जल, जानेंगे तो जल 2 प्रकार का, कोई नहीं देखते उसका कुछ जल खारा होती हैं, जाने तो खारा जल को कठोर जल कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कठोर जल को खारा जल भी अपना भाषा में कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कठोर जल या खारा जल एक चीज़ होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो कठोर जल या खारा जल, हार्ड वाटर। अब देखो बेटा कठोर जल के बारे में हम बता रहे हैं आपको इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो कठोर जल जो होता है उस जल में साबुन या कोई डिटर्जेंट घोलने पर झाग पैदा नहीं करता है। झाग समझते होंगे, यानी उसमें फेन उत्पन्न नहीं होता है। कठोर जल जो होती है, कठोर जल की पहचान यही है कि उसमें आप कोई डिटर्जेंट डालेंगे या कोई साबुन डालेंगे तो उसमें झाग या फेन उत्पन्न नहीं होगा। जानेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि वैसा जल जिसमें कोई साबुन या कोई डिटर्जेंट डालने पर झाग पैदा नहीं हो, वैसे जल को कठोर जल कहेंगे। वैसे जल को कौन जल कहेंगे? कठोर जल कहेंगे। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है बेटा कि एक चीज और क्लियर करें, जो कठोर जल होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कठोर जल, ध्यान देंगे मृदु जल नहीं, कठोर जल। कठोर जल जो होते हैं आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं ये बात को समझें। अब ध्यान देंगे, यानी जल में
जल कठोर होती है। अब यहाँ पर एक क्लियर करेंगे कि जल कठोर होती हैं तो क्यों होती हैं, ये आपको हम क्लियर कर देंगे। आपको नहीं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर से समझना है, इसमें कोई लफड़ा नहीं, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आपको हम कठोर जल की बात करें कि कठोर जल ध्यान देंगे, जो कठोर होती हैं क्यों होती हैं, कहा जाता है कि जल में ध्यान देंगे आपको कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं या कुछ रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं, उसके कारण जल में आपको कठोरता होती है। जल में कठोरता होती है, आपको हम क्लियर कर दें तो अब कौन सा रासायनिक पदार्थ पाए जाती हैं जिसके कारण जल में कठोरता पाई जाती है, उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो गौर से सोचिएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है।